देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 7 हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ ही टाइम पहले आपने एक नया पॉलिटिकल शिफ्ट जिसे कहते हैं, या एक नया राजनीतिक बदलाव देखा कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में चले गए कई अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ। उसके बाद से एक बाज़ार में एक बात फैलने लगी, या आप कहिए एक माहौल बनने लगा कि अब पंजाब में क्या होगा, इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्या होगा। हाल ही में निकाय चुनाव हुए पंजाब में, जिसमें मैं आपको बता दूं 1977 सीटों पर चुनाव हुए और आंकड़े मेरे सामने हैं। आम आदमी पार्टी ने 958 सीटें जीती। जी हाँ, उन्होंने ये चुनाव बिना राघव चड्ढा के नेतृत्व के, भगवत मान के नेतृत्व में लड़ा और जीत के आए। इसी मुद्दे पे भी और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इमरान काज़मी साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। सब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। सब सर, सबसे पहले तो ये है कि जो एक माहौल बना था, आपने भी देखा, और कई अटकलें बनी थी कि राघव चड्ढा के जाने के बाद हो सकता है पंजाब यूनिट आम आदमी पार्टी में थोड़ा सा गिरा हुआ है, या थोड़ा सा ऐसा हो कि कुछ फिसले हाथ से। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, निकाय चुनाव जो होते हैं वो ज़मीन के चुनाव होते हैं, वो एकदम पकड़ वाले चुनाव होते हैं, चेयरमैन, पार्षदी। इसमें यह पता चलता है कि ज़मीन पर पकड़ किस पार्टी की है। उस पर यह प्रदर्शन सामने आया है, और सामने 2027 में पंजाब में चुनाव है। तो इस पे सर क्या कहना चाहेंगे कि ये चुनाव बिना राघव चड्ढा के प्रतिनिधित्व के लड़ा गया था? सब देखिए, जो राघव चड्ढा का राजनीतिक वजूद था वो आम आदमी पार्टी की वजह से था। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक वजूद राघव चड्ढा की वजह से बिल्कुल नहीं था। राघव चड्ढा जो कुछ बने वो आम आदमी पार्टी की वजह से बने, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से बने, भगवंत मान जी की वजह से बने, और पूरे पूरे आम आदमी पार्टी के जो एक एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक छोटी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम, उन सबकी मेहनत की वजह से बने थे। तो राघव चड्ढा के जाने से आम आदमी पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। इस बात को लेकर हम लोग पहले से ही बिल्कुल इत्मीनान में थे। और पंजाब के अंदर निकाय चुनावों का जो परिणाम आया उसने एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगा दी है कि राघव चड्ढा का के कोई वजूद नहीं है बिना आम आदमी पार्टी के। और पंजाब, वहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी क्या हालत है वो अच्छे से महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कितना भला किया पंजाब के अंदर, वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त पार्टी बन के रह गई है। वहां पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं दी है, क्योंकि पंजाब एक ऐसी धरती है जहां पर नफरत करने वालों के लिए, जहां पर भ्रष्टाचार करने वालों के लिए, जहां पर गुंडे मवालियों की पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहां मुक्की खानी पड़ी है। कुल मिलाकर राघव चड्ढा की वजह से आम आदमी पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आम आदमी पार्टी कल भी जनता की पार्टी थी। आम आदमी पार्टी आज भी पंजाब के लोगों के दिलों पर राज करने वाली पार्टी है। और आगे भी जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर सबको जवाब देने का काम करेगी। जिस तरीके से डर और दहशत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी डिपार्टमेंट और पुलिस के जरिए करना चाहती है, उन सब उनकी जो घेराबंदी, उनकी जो दमन की राजनीति, उसका जवाब पंजाब की जनता आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बना के जवाब देगी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये कि ये चुनाव तो बैलेट पेपर पे था, इस पे ये नतीजे आए। तो और 27 का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, वो है ईवीएम पे। क्योंकि सर ईवीएम को लेकर कई बातें, कई थ्योरीज बनती रहती हैं, कई बयानबाजी चलती है कि ईवीएम मॉड की गई है, हैक की गई है, इस टाइप की चीज़ें सुनने में आती है। तो 27 में अब ईवीएम से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है सर? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से मांग कर रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान किया गया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने जो स्वतंत्र एजेंसीज रही हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं रही हैं भारत सरकार की, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के रूप में किया है। अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से उनका इस्तेमाल किया, चाहे सीबीआई की बात करें, चाहे ईडी की बात करें, चाहे आईटी डिपार्टमेंट की बात करें। और आपको ये देखने में आया कि किस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग का इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए करती है। तो पंजाब के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बिल्कुल बात आपकी सही है, और उसका परिणाम आपके सामने है। और हमारी लगातार ये मांग है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। अभी एसआईआर के जरिए जिस तरीके से वोटों की डकैती की गई,
देश के अलग अलग राज्यों के अंदर। जिस तरीके से बंगाल का चुनाव हुआ, वहां पर खुलेआम बेईमानी की गई, खुलेआम गुंडई की गई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, के चुनाव आयोग के शय पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके चुनाव को लूट लिया गया। तो इस तरह की जो हरकतें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उससे हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और पंजाब के अंदर पंजाब की जनता चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब की जनता है, और पंजाब की जनता ने हर समय दमन करने वालों का जवाब दिया है, हर समय तानाशाहों को जवाब दिया है। और जो तानाशाही पूरे देश के अंदर चल रही है, उस तानाशाही का अंत पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर पंजाब की जो आवाम है, पंजाब की जो जनता है, वो करेगी। निश्चित रूप से इस बात में आपकी दम है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है, बेईमानी की जाती है, वोटर लिस्ट के अंदर बेईमानी की जाती है। जो विपक्षी पार्टी के समर्थक वोट होते हैं उनको काटा जाता है, अपनी पक्ष के वोटों को बढ़ाया जाता है। जब मतदान चलता है उस समय जो है विपक्ष के वोटों को सही तरीके से पहुंचने नहीं दिया जाता है। जो मतदान करने वाले लोग होते हैं, जो विपक्ष के समर्थन में करते हैं, उनको तक आने नहीं दिया जाता है। वोटिंग स्लो कर दी जाती है, काउंटिंग के समय तमाम तरह की बेईमानी की जाती है, ईवीएम के साथ छेड़खानी की जाती है, सुरक्षा बलों का गलत इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में, चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए। लेकिन इन सब हथकंडों से पंजाब की जनता निपटना जानती है। पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और किसी भी तरह की दमन की राजनीति के खिलाफ खड़े रहेंगे, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ खड़े रहेंगे, और बंद को रिपीट नहीं होने दिया जाएगा पंजाब के अंदर। सर, लेकिन एक बात होती है कि एसआईआर को लेके बात चलती है, लेकिन एसआईआर को लेके तो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो लीगलाइज कर दिया। अब तो वो उस हिसाब से मुद्दा नहीं बन सकता चुनाव में। दूसरी चीज़ सर, दिल्ली वाले चुनाव में आप देखिए, आप ही के साथ ही जिसने आम आदमी पार्टी जिसने पहली सरकार जिसके साथ बनाई वो कांग्रेस। पंजाब में सामने कौन है आपके? कांग्रेस। गोवा में कांग्रेस क्या एलिगेशन करती है कि हमारे वोट काटती है आम आदमी पार्टी, एक वोट कटवा पार्टी है। कभी कभी ये भी आरोप लगते हैं टीम बी है आम आदमी पार्टी। तो कैसे इन सब मामलों से लेंगे? देखिए, दिल्ली में तो बेस काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, उसमें भी आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि कांग्रेस ने बी टीम की भूमिका निभाई। पंजाब में आमने सामने चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ अटकलें हैं कि वो इस बार राघव चड्ढा को फेस बना के लड़ सकती है आगे, ऐसी अटकलें हैं। अब गोवा का भी चुनाव 2027 में है, वहाँ फिर एलिगेशन लगना यही चालू होंगे कि आम आदमी पार्टी ने वोट काटे, क्योंकि लोकसभा के वक्त भी यही था कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन हरियाणा चुनाव में फिर यही हुआ कि आमने सामने आ गए, बातें नहीं बन पाई। तो इन मुश्किलों से, इन मामलों से कैसे सर डील करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए जब भी कहीं पर गठबंधन की बात होती है तो वहां पर जो बड़ी पार्टी है उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, उसको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर इच्छा शक्ति की पार्टी बन के सामने आती है। दिल्ली के अंदर क्या किया? दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर भाजपा की बी टीम बन के काम किया कांग्रेस पार्टी ने। हरियाणा के अंदर क्या किया? हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अगर अलायंस के अंदर ले लिया गया होता तो शायद परिणाम कुछ दूसरा रहा होता। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली से एक पार्टी शुरू होती है, उसके बाद वो गोवा के रास्ते, गुजरात के रास्ते, पंजाब के रास्ते, जम्मू कश्मीर के रास्ते एक नेशनल पार्टी बनती है, राष्ट्रीय पार्टी बनती है बहुत कम समय में। तो हमने अपने काम के दम पर, अपने सिद्धांतों के दम पर, अपनी ईमानदारी की राजनीति रही है, संघर्ष की जो राजनीति रही है, उसके दम पर एक बड़ा सफर तय किया है कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य की पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा अगर मिला है तो जनता की दुआओं के दम पर मिला है, जनता के समर्थन के दम पर मिला है। कांग्रेस पार्टी जहां छोटी होती जा रही है वहीं आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनती जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी से, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार से, लूट खसोट से देश को आजादी दिलाना चाहती है तो उसको बड़े भाई की भूमिका में आना पड़ेगा, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और एक ऐसा मजबूत अलायंस भविष्य में बनाना पड़ेगा जो तानाशाही का मुकाबला कर सके। लेकिन अभी तक देखा यह गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने लालच से बाहर नहीं निकल पाती है।
अपनी जो हक है उससे बाहर नहीं निकल पाती है। कांग्रेस पार्टी दुर्भावना से बाहर नहीं निकल पाती है, पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं निकल पाती है। अगर कांग्रेस पार्टी को उस देश का नेतृत्व करना है तो उसको निश्चित रूप से सारे पूर्वाग्रहों से बाहर आना पड़ेगा, लालच से बाहर आना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और सभी दलों को लेकर एक मजबूत अलायंस बनाना पड़ेगा। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने तो हर जगह साथ दिया। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा थे, हमने दिल्ली के अंदर इनको चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी। अपने राज्यों के अंदर इन्होंने कहा हमको सीट चुनाव लड़ने। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास मेयर है, फिर भी वहां पर हमको सीट नहीं दी गई। हरियाणा में हमारा मजबूत आधार है, वहां हमको सीट नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने गोवा के अंदर हमारे विधायक हैं, अच्छा खासा पोलिंग परसेंटेज है, वहां पर सीटें हमको नहीं दी गई। गुजरात में जितनी सीटें हमको मिलनी चाहिए थी अलायंस के अंदर उतनी सीटें नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहे, सिर्फ इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तमाम तरह के त्याग किए, कुर्बानियां दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने लालच से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर देश का हित सोचना है तो उसको अपने लालच को कम करना पड़ेगा। सर लेकिन जहां तक हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जब चुनाव था तो उस टाइम बातें तो हुई थी, मीटिंग्स हुई, कुछ फॉर्मुलेस भी दिए गए, लेकिन उनका यह कहना था, जहां तक अटकलें थी, कि अरविंद केजरीवाल तो उस टाइम जेल में थे लिकर पॉलिसी वाले केस में, मनीष सिसोदिया साहब भी जेल में थे। तो उनका ये कहना था कि जितनी सीटों की जो मांग रखी गई थी उन सीटों में बात ही नहीं बन पा रही थी। जहां तक मुझे याद है 3 राउंड की बात हुई थी। तो अब जहां जिसका जनाधार, जहां जिसका मैंडेट जिस रेशियो में, उसको उसी रेशियो में तो सीटें मिलती है, जैसा कि मैं मानता हूं या जैसा कि मैं सोच सकता हूं एक अलायंस में, एक गठबंधन में। देखिए हरियाणा के अंदर जहां तक बात है, हरियाणा में तो हर सूरत में आम आदमी पार्टी तैयार थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन गठबंधन से बाहर कौन गया? कांग्रेस पार्टी बाहर गई। तो कांग्रेस पार्टी अपने लालच से बाहर नहीं निकल पा रही। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, जहां जहां गोवा के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी का आधार है, जहां पर आम आदमी पार्टी के पास मजबूत संगठन है, जनप्रतिनिधि हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को उचित मौका देना चाहिए, उचित स्थान देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का दिल बहुत छोटा है, कांग्रेस बहुत छोटे दिल की पार्टी है। कांग्रेस आज दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, लाचार है, बेबस है, मजबूर है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद भी कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है देश के अंदर, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि देश के हित को ऊपर रखना पड़ेगा। आज ये बात हर कोई मान रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का कत्ल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, संविधान का कत्ल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लोकतंत्र की हत्या बारंबार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो वहां पर जो अपना हित है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी देर के लिए उसको पीछे कर दे और देश के हित को आगे रखे, देश की रक्षा को आगे रखे, इस उद्देश्य को आगे रखे, तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान हो सकता है और हम लोग इस तानाशाह भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं लालच की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का खुद ही इंटरव्यू आया था कि हम आम आदमी पार्टी को एक ट्रस्टवर्दी पार्टी नहीं मानते, एक भरोसेमंद दोस्त नहीं मानते। तो क्रेडिबिलिटी जो आम आदमी पार्टी की है वो कैसे, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि इंडिया अलायंस में तो सभी साथ में थे, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी सब साथ में थे, लेकिन हर एक स्टेट में स्टेट पार्टीज का मैंडेट होता है। तो उस टाइम अखिलेश यादव ने भी एक फॉर्मूला दिया था कि स्टेट पार्टी जो मजबूत होगी वो बड़ा भाई बन के निकलेगी। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो हरियाणा में मैंडेट तो कांग्रेस का थोड़ा सा ऊपर था आम आदमी पार्टी से, तभी तो उनका एक स्टेटमेंट आया था जब ये हो गया कि सीटें नहीं साथ में शेयर होंगी, कि आम आदमी पार्टी एक ट्रस्टवर्दी दोस्त नहीं है, एक हमारे लायबल दोस्त नहीं है, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने किसको नहीं छला है? कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के अंदर क्या किया? बंगाल के अंदर क्या किया? ममता बनर्जी जी को के खिलाफ चुनाव लड़े वो। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े वो। तमिलनाडु के अंदर वो स्टालिन की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो जो भी सेकुलर विचारधारा वाले दल हैं जो अपने अपने राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की ना तो नियत साफ है और ना दिल बड़ा है, तो उनको अपनी नियत भी साफ करनी पड़ेगी, दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर आप
भारतीय जनता पार्टी जैसी ढीठ पार्टी को, बेईमान पार्टी को, जो हर स्तर पर बेईमानी कर रही है, अगर उसको आपको सत्ता से बेदखल करना है तो एकजुट होना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, देश हित को ऊपर रखते हुए, लोकतंत्र के हित को ऊपर रखते हुए, संविधान की रक्षा के संकल्प को ऊपर रखते हुए आपको आगे आना पड़ेगा और तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। वरना आप जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों के अंदर मजबूत है, वहां पर जाकर आप उनको हराने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने का काम करेंगे और फिर आप ये उम्मीद करें कि केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता से बेदखल कर दें, तो ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं, सच्चाई नहीं हो सकती। सर, कुछ इशारे थर्ड फ्रंट बनने के भी आ रहे हैं क्या? क्योंकि दिल्ली चुनाव के वक्त मुझे याद है अखिलेश यादव भी आए थे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार करने। जब ममता बनर्जी जब चुनाव हारी, बंगाल का जब रिजल्ट आया, तो अखिलेश यादव मिलने भी गए थे ममता बनर्जी से। तो क्या कुछ ये स्टेट पार्टी थर्ड फ्रंट भी एक बनाने का कुछ संकेत कर रही हैं कि कांग्रेस से भी अगर हम लोग कांग्रेस को हटा के चलें तो भी एक थर्ड मजबूत फ्रंट, जो कि पहले 2009, 4, 5 में एक थर्ड फ्रंट हुआ करता था, उसी टाइप का एक थर्ड फ्रंट क्या बनने की तरफ हो रहा है? उसके बाद सर आखिरी सवाल लूंगा सर आपसे। अगर कांग्रेस की तुलना में आप समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव जी की बात करें, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की नीयत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। अखिलेश यादव जी का जो संकल्प है बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा लोकतंत्र हित को ऊपर रखा है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा संविधान बचाने की लड़ाई में हर तरह से मेहनत की है, हर तरह से आगे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया है। अखिलेश यादव जी ने अपने निजी हित को कभी नहीं देखा है। अखिलेश यादव ने दिल्ली में हमसे सीटें नहीं मांगी। अखिलेश यादव जी ने बंगाल में टीएमसी से सीटें नहीं मांगी। अखिलेश यादव जी ने तमिलनाडु के अंदर स्टालिन साहब से सीटें नहीं मांगी। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, जो देश को बांटने वाली ताकतें हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं जो सत्ता में हैं, उनको सत्ता से बेदखल किया जाए। उसके लिए उन्होंने बिना कोई निज स्वार्थ साधे ईमानदारी से मेहनत करी। दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, बंगाल में जाकर टीएमसी का समर्थन किया, तमिलनाडु में स्टालिन साहब की पार्टी का समर्थन किया। जहां जहां उनको भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्षी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, अखिलेश यादव जी ने हर तरीके से उनका सहयोग करने का काम किया, उनको समर्थन देने का काम किया, उनका साथ देने का काम किया। आम आदमी पार्टी तो समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद अदा करती है कि उन्होंने असल मायने में लोकतंत्र के प्रहरी होने का हक अदा किया है, संविधान प्रेमी होने का हक अदा किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की इस लड़ाई में वो हम लोगों के साथ खड़े रहे। इसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि चाहे दिल्ली चुनाव की बात रही हो, चाहे उसके बाद जितनी उससे पहले या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो दमन की नीति रही है, जो तानाशाही की नीति रही है, हमारे तमाम नेता जेल के अंदर गए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिशें की गई। हर जगह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, हमारे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसके लिए आम आदमी पार्टी हमेशा अखिलेश यादव जी की शुक्रगुजार रहेगी। उन्होंने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी, तानाशाही की लड़ाई से तानाशाही के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, और जो एक न्यूनतम शिष्टाचार किसी नेता के अंदर होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के मुखिया। सर, मेरी समझ से नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है सर। लतीफ साहब, हो सकता है लतीफ साहब दिक्कत आ रही है कोई नेटवर्क में। चलिए लतीफ़ साहब ने आपका धन्यवाद। दोस्तों, काफ़ी जानकारी मिली किस फॉर्मूले पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या है फॉर्मूला, क्या अंदरूनी बातें चलनी, क्या थर्ड फ्रंट बनने वाला है कि नहीं। और भी जानने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा, धन्यवाद। एक लतीफ़ साहब जुड़ रहे हैं हम लोग से। सर आवाज़ थोड़ी चली गई थी, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे थे आपका। सर, अगला सवाल ये था मेरा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा 2027 में पंजाब, भगवंत मान साहब या कुछ नया होने की उम्मीद है? एक बार सवाल फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, मान साहब या फिर कुछ नया होने की उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवंत मान साहब के नेतृत्व में पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा गया है। भगवंत मान साहब के नेतृत्व में बहुत शानदार काम पंजाब के अंदर हुआ है। आज जो परिणाम आया है वो भगवंत मान साहब की
जो शानदार काम रहे हैं, उनकी दृढ़ शक्ति रही है, पंजाब को जिस तरीके से विकास के पथ पर, अमन के पथ पर लेकर वो चल रहे हैं, ये उसी की जीत है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो चेहरा होंगे वो भगवंत मान साहब ही होंगे, और भगवंत मान साहब के सामने ना तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई उतना मजबूत चेहरा है, ना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई चेहरा है। जनता की एकमात्र पसंद चीफ मिनिस्टर के रूप में अगर पंजाब के अंदर कोई है तो वर्तमान में भगवंत मान साहब है, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवंत मान साहब के नेतृत्व में ही आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। सर एक और दोस्त हैं आप लोग के, या एक साथी और एक और कहिए पंजाब में जो हैं, शिरोमणि अकाली दल, सर उनसे कुछ बातचीत या उनसे कुछ दोस्ती की उम्मीद कि इस बार भी आमने सामने रहेंगे? देखिए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का एक मजबूत गठबंधन है वहां की जनता के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर पंजाब की जनता के अलावा किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का उल्लेखनीय काम किया है, जिस तरीके के विश्व स्तरीय स्कूल अस्पताल हमने बनाए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिस तरह की कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ करने का काम किया है, किसानों की भलाई के जितने काम किए हैं, व्यापारियों के लिए जो काम किए हैं, छात्रों के लिए जो काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं, बिजली के क्षेत्र में जो काम किए हैं, किसानों के सिंचाई के लिए पानी की जो व्यवस्था हमने बनाई है, जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क नहरों का हमने फैलाया है, किसानों की खुशहाली के लिए तमाम काम हमने किए हैं कि किसानों की जो फसल है उसके सबसे अच्छा एमएसपी का रेट अगर पूरे देश के अंदर कहीं पर कोई सरकार देती है तो पंजाब की भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। तो कुल मिलाकर जनता जनार्दन के लिए जितना बेहतरीन काम पंजाब के अंदर हुआ है उतना किसी दूसरी सरकार के अंदर पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ है, और ये बात पंजाबी अच्छे से समझते हैं। और पंजाब की जनता आम आदमी के साथ खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, भगवंत मान साहब के साथ खड़ी है। भगवंत मान साहब के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चाहे सर प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार रही हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही हो, या चाहे चरणजीत सिंह छन्नी की सरकार रही हो, या चाहे भगवंत मान साहब की सरकार रही हो भी, जो कि अभी चल रही है, एक जो टैग है पंजाब के ऊपर वो हमेशा लगता आया है, वो है उड़ता पंजाब, नशे में डूबा हुआ पंजाब। तो ये टैग, ये जो एक धब्बा लगा है पंजाब पे कि नशे में डूबा हुआ पंजाब, उड़ता पंजाब, चिट्टा पंजाब, इस टाइप की जो बातें जो हम लोग बैठते हैं तो जैसे बात होती है पंजाब में, तो एक सबके मुंह से कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल जाती है आज भी कि वो नशे में डूबा हुआ राज्य है, वहाँ के युवा या वहाँ के लोग नशा ज़्यादा करते हैं या नशा बड़ा आसानी से उपलब्ध है वहाँ पे। तो सर ये इस जो टाइटल या ये जो धब्बा है, इससे कैसे फाइट करना है, भी फाइट करेंगे? ये टैग हमेशा से लगता हुआ आ रहा है। देखिए आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं उसमें पंजाब की पहचान उड़ता पंजाब थी, लेकिन आप भगवंत मान साहब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार नशा मुक्त पंजाब बनाने की हर तरह के प्रयास किए हैं और कई सारे अभियान चलाए गए हैं। आपने देखा किस तरीके से जो नशा का कारोबार करने वाले व्यापारी थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए, उन पर सख्त कार्रवाइयां की गई, उनकी गिरफ्तारियां की गई और कई बार तो साफ साफ देखा गया जो विपक्षी पार्टी है, चाहे अकाली दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके बड़े बड़े नेता संलिप्त पाए गए। तो हर जगह हमने कार्रवाई की है और आगे भी जो हमारी दूसरी सरकार बनने जा रही है पंजाब की, उसमें ये काम प्राथमिकता पे रहेगा कि जब तक पंजाब को हम लोग नशा मुक्त नहीं कर देते हैं तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। और इस दिशा में काफी प्रयास आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से पहले भी किया गया है, इस अभी किया भी जा रहा है और आने वाली सरकार में भी किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतने, और हमारी आपसे अपील है सबसे कि किसी भी नशे के कारोबार में या नशेबाजी में कभी ना पड़ें, क्योंकि ये आगे चल के ज़िंदगी खराब कर देता है। धन्यवाद इमरान साहब। दोस्तों बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा आपकी विदाई लेते हुए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।